चलिए आज हम लोग रेखा गणित के भाग 2 के विषय में बात करेंगे। और जैसा कि आपको याद है, रेखा गणित के विषय में हम लोग इसके पिछले क्लास में जाने हैं कि रेखा गणित क्या होती है, फिर रेखा गणित शुरू किससे होती है, बिंदु से, फिर उन बिंदुओं के माध्यम से रेखाओं का निर्माण, फिर रेखाओं का प्रकार, फिर रेखाओं के प्रकार के बाद कोण, कोण के प्रकार के विषय में हम लोग बात कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन अभी तक हम लोग जो कोण के विषय में जो बात किए हैं उसमें मतलब एक था मापन के आधार पर और एक था आसन्न कोण के आधार पर। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कोण के विषय में ही थोड़ी बहुत बात होगी। अभी आज का भी टॉपिक कोण ही रहेगा, कोण से ही कुछ बातें होंगी। लेकिन आज जिस कोण की हम बात करने वाले हैं उस कोण में रेखाओं के रेखाओं के प्रतिच्छेद करने के बाद जो स्थिति होगी उस स्थिति होगी, ठीक है, रेखाओं को आपस में प्रतिच्छेद करने के बाद जो स्थिति होगी उस स्थिति के बाद जो कोण का निर्माण होगा उस कोण के विषय में हम आज बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या देखे थे, छोटा मतलब थोड़ा शॉर्ट रूप में देख लेना चाहेंगे हम। रेखा गणित किसे कहते हैं, ठीक है, फिर बिंदु किसे कहते हैं, फिर बिंदु के प्रकार आपको बताया गया था, रेखा के प्रकार बताए गए थे, फिर कोण बताया गया था। तो कोण आपको बताया गया था न्यून कोण, समकोण, अधिक कोण वगैरह वगैरह। तो मापने के आधार पे हो रही थी। हम जब माप रहे थे तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो रहा था तो कौन सा कोण हो रहा था, न्यून कोण। 90 हो रहा था तो समकोण, और 90 से बड़ा और 180 से छोटा हो रहा था तो कौन सा हो रहा था, अधिक कोण। ठीक है, इतना बात हो चुका था। ठीक है, अब इसके बाद जो है उसमें आसन्न कोण की बात हुई थी कि दो कोण जब एक लाइन पर आधारित हो तो आसन्न कोण कहलाते हैं। ठीक है, फिर पुनरुक्त कोण, पूर्ण कोण, ऋजु कोण, संपूरक कोण, पूरक कोण, ये सब की बातें हुई थी, याद है ना। तो इसमें कहीं भी रेखाओं का जो है प्रतिच्छेदन मतलब नहीं हुआ था। रेखाओं का क्या हुआ था, प्रतिच्छेदन नहीं हुआ था। सिर्फ रेखाएं जो है एक बिंदु से पर आके निकल गई थी। अभी तक आपने जितना भी कुछ बात पढ़ा था उसमें क्या था कि रेखा जो है एक बिंदु पर आके मिल के चली गई थी। इसी प्रकार के कोण की बात हम किए थे। लेकिन आज बात होगी कि जब रेखा दूसरी रेखा को काटती है तो क्या होता है, जब रेखा दूसरी रेखा को काटती है तब क्या होता है। तो आप देख रहे हैं बोर्ड पे एक रेखा AB को CD एक दूसरी रेखा प्रतिच्छेद कर रही है, काट रही है। तो यहाँ O बिंदु पर 4 कोण बन रहे हैं, 4 कोण बन रहे हैं। तो आज हम लोग इसी के विषय में बात करने वाले हैं कि इन चारों कोणों में क्या संबंध है और ये चारों कोण जो है किस किस मतलब तरीके से हो सकते हैं। समझ रहे हैं बातों को। तो ये चारों कोण में जो सबसे पहले आपसे कहा जा सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिए, इन चारों कोणों में यह जो एक रेखा है AOB, यह क्या है, सरल रेखा है कि नहीं है, सरल रेखा है। क्या है, सरल रेखा है। तो यहाँ जो कोण का निर्माण हुआ, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि जब एक रेखा आप इसको जैसे मैं लिख रहा हूं वैसे आप भी लिखना शुरू कीजिए, कलम खींचना सीखिए। ठीक है, एक रेखा अभी नहीं, अभी आप समझ लीजिए, वीडियो के माध्यम से लिखिएगा। ठीक है, वीडियो के माध्यम से लिखिएगा। जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। कितने कोण बनते हैं, 4 कोण बनते हैं। याद रहेगा, रटना नहीं है, समझना है। और लिखना इसलिए है कि आपके दिमाग में आ जाए बातें। लिखना इसलिए नहीं है कि लिख के जाके घर पे रखना है। सीधा बैठिए, आप लोग सीधा बैठिए, क्लास को क्लास की तरीके से समझिए, क्लास की मर्यादा को भंग मत करिए। ठीक है, जब एक रेखा दूसरी रेखा, ये तो दूसरा चीज हो गया था भाई, यहाँ से चलिए, जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो प्रतिच्छेदन बिंदु पर 4 कोण बनते हैं। ठीक है, और उन 4 कोणों में कुछ रिलेशन होता है।
इन चार कोणों में संबंध होता है। क्या होता है? संबंध। जिस संबंध का नाम है रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। तो रैखिक युग्म को समझते हैं कि रैखिक युग्म क्या होता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग। रैखिक युग्म क्या होता है? रैखिक युग्म। तो जैसा इसका नाम है वह है कि एक सरल रेखा पर, रैखिक मतलब एक सरल रेखा, रैखिक को सरल रेखा कहा जा सकता है। एक सरल रेखा पर बने कोणों के युग्म को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं भाइयों? एक सरल रेखा पर बने कोणों के युग्म को क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रैखिक युग्म। तो यहाँ एक सरल रेखा आपको मिल रहा है AOB। क्या मिल रहा है आपको? AOB एक सरल रेखा है जहां रैखिक युग्म अर्थात एक और दो युग्म बनाए हुए हैं जो रैखिक युग्म के नाम से जाने जाते हैं। क्या जाने जाते हैं? रैखिक युग्म के नाम से जाने जाते हैं। और सबसे बेहतरीन पॉइंट, सबसे दिमाग में नोट करने वाली पॉइंट, और जिसके माध्यम से पूरा आपका मैथमेटिक्स सॉल्व होगा, मतलब रेखा कोण वाला मैथमेटिक्स जो है सॉल्व होगा, वह यह है कि ये जो रैखिक युग्म है इनका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। सबसे मतलब जबरदस्त पॉइंट, जिसके माध्यम से लिखा जा सकता है कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180। किसी को दिक्कत? नहीं दिक्कत, कोई नहीं दिक्कत, ठीक है ना? एकदम दिमाग में बैठ गया बात, दिमाग में आ गया कि जब एक रेखा दूसरी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो जो बिंदु बनता है वहां पे चार कोण बनते हैं, और उन चारों कोण में सबसे पहला जो रिलेशन होता है वह यह होता है कि एक रेखा पर बने हुए कोण जो होते हैं वह 180 डिग्री के बराबर होते हैं। किसके तहत? रैखिक युग्म के तहत। रैखिक युग्म, अगर कोई आपसे पूछे कि रैखिक युग्म क्या है तो आपको कहना होगा कि एक सरल रेखा पे बने हुए कोणों के युग्म को रैखिक युग्म कहते हैं, और उनका योगफल हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक? अब आप बताइए कि यहाँ पर इस फिगर में कितने रैखिक युग्म का निर्माण हुआ है? इस फिगर में कितने रैखिक युग्म का निर्माण हुआ है? कोण 1 प्लस कोण 2 जैसा, और कितनी जोड़ियां हैं? 4 जोड़ियां। गुड। 1 2 1 हो गया, 1 4 2 हो गया, 2 3 1 हो गया, 4 5 हो गया, सॉरी 4 3, ठीक है, समझ रहे हैं? 4 जोड़े हैं इसमें। अब यहाँ बात एक और आती है, यहाँ तो आप देख रहे हैं यहाँ जो आपका क्या हो रहा है कि जो, चलिए अब देखते हैं, यहाँ तो आपकी किरणें जो है तिरछी कटती हुई नजर पड़ रही हैं। कैसी कटती नजर पड़? तिरछी। अब जब यह सीधा कटे तो क्या होगा? जब बिल्कुल सीधा कटे तो क्या होगा? लंबवत कटेंगी, लंबवत किरणें हैं, लंबवत रेखाएं हैं, उदर्ग रेखाएं हैं, या क्षैतिज रेखा है या उदर्ग रेखा है। पहले कई बार इसकी बात हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ बिंदु पर यह 90 डिग्री के कोण के साथ कटेगा, अर्थात ये प्रत्येक कोण क्या होगा? 90 डिग्री का होगा, ठीक है? और सारी रिलेशन इसमें जैसे है वैसी ही रह जाएगी। बोलिए, किसी को दिक्कत? नहीं। तो अब हम दो किरणों के कटान को देखें। दो किरणों के मतलब कटान को देखा जाए। अब एक किडनी को काट रही थी, एक रेखाओं को काट रही थी, तो 4 स्थिति बन रही थी, जिसके विषय में बात कर चुके हैं। बोलिए, किसी को दिक्कत? दिमाग में बैठ गया बात? बिल्कुल। अगर दिमाग में बैठा है तो इसको जाके आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इस चीज को फिर से जितना मैंने लिखा है सबको आपको अपने हैंड राइटिंग में, अपने कॉपी में लिखना होगा, फिर उसको अपने हिसाब से रिवीजन करना होगा। अगर इतना कर लिए तो एकदम बिल्कुल गारंटी मैं दे रहा हूं कि मैंने जो आपसे वादा किया था वह वादा जरूर पूरा होगा। मैंने यही आपसे वादा किया था कि जब आप इस कंटेंट को लेने के बाद जब आप चैप्टर बनाने जाएंगे तो आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगा। यही हमने आपसे वादा किया था, और यह वादा आपका तभी पूरा होगा जो आपका निर्देश जैसे दिया जा रहा है वैसे आप काम करिए। जो निर्देश आपको दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है वो करिए। अगर नहीं करिएगा तो वो जो वादा जो है वह क्या हो जाएगा? अधूरा रह जाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा। तब आप जो है हमारा दोष दीजिएगा तो आपकी कमी होगी। आप खुद ऐसा करिए जैसे हम कह रहे हैं वैसे करिए। अब देखिए, अब आपने देखा यहाँ पर कोण की रचना हुई, एक किरण जब दूसरे किरण को, एक रेखा जब दूसरे रेखा को काट रही है तो ठीक है। अब दो रेखाओं को अगर सामान्य तरीके से, जैसे कि मान लीजिए आपके पास दो रेखा हो गया, जैसे कि एक रेखा ऐसे हो गया, दूसरी रेखा ऐसे हो गया, तो
ये रेखाएं क्या होंगी? समानांतर होंगी। फिलहाल समानांतर से समझते हैं। अगर समानांतर नहीं होंगी तो जैसे फर्स्ट वाला नियम था वैसे ही काम करेगा। अगर किसी कारण वो समानांतर नहीं है तो ऐसे आपस में कट जाती हैं, फिर यहाँ ऐसे कट जाती हैं, तो यार एक सिंगल वाले पे ही चलेगा। किस नियम पे चलेगा? एक रेखा वाला जो नियम था उसी पे चलेगा। यहाँ भी एक यह बिंदु है जहाँ 1 2 3 4 5 कोण बने हुए हैं। पांचों कोण मिलकर 360 डिग्री होंगे। और यह यदि रेखा ए ओ बी सरल रेखा होगी तो 1 2 आई 3 मिलके कितने होंगे? 180 हो जाएंगे। समझ रहे बातों को? फिर नीचे वाला हाई मिलके 180 हो जाएगा। तो जब किरणें क्या हो कि समानांतर नहीं हो, जब रेखाएं क्या हो समानांतर नहीं हो, तो जो आपको नियम बताए गए हैं उसी नियम के ऊपर कार्य करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा भारी बात नहीं है, छोटी सी बात है, छोटी सी बात है। यदि आप उसको समझते हैं और अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, कॉन्सेप्ट आपकी सही रहती है, तो आप आसानी से जो है, समझ आपकी सही है तो आप आसानी से गणित के सवालों को सॉल्व कर लीजिएगा। लेकिन यदि आपकी समझ सही नहीं है तो बस जय जय भोले शंकर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं पॉइंट पे। पॉइंट है कि जब समानांतर रेखा क्या होती है? समांतर रेखा। अब यहाँ लिखा जाएगा, लिखना क्या है बोल दे रहे हैं। जब समानांतर रेखा, जब रेखाएं समानांतर हो, क्या हो? जब रेखाएं समानांतर हो और उसको एक रेखा प्रतिच्छेद करे तो कैसी स्थिति बनेगी? अभी इसी के विषय में बात करेंगे। तैयार है आप लोग? अब क्या हो सकता है देखा जाए। जब रेखाएं समानांतर हो और एक रेखा प्रतिच्छेद करती हो तब किस किस प्रकार के कोण का निर्माण होगा, अभी देखा जाए। ठीक है, तैयार है? चलिए आइए। तो जैसा कि आपने देखा, सॉरी एक चीज तो भूल गए हम, एक चीज छूट गया है, तो यहाँ मेंशन हो सकता है। चलिए देख लेते हैं पहले। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखते हैं। जब एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही थी, जब एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही थी तो यहाँ रैखिक युग्म के साथ सम्मुख कोण का भी निर्माण होता है। 1 2 3 4 कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। ठीक है, कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4। कहानी खत्म। सम्मुख कोण से। किस कोण से? सम्मुख कोण से। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आइएगा। जैसा नाम है इसका सम्मुख नाम है, क्या है? इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। अभी देख लेते हैं यहाँ पे, यहाँ भी आएगा। सबसे पहला इसका यहाँ जो काम यहाँ हुआ है वो यहाँ भी 4 कोण बनेगा, बनेगा। फिर ठीक है, तो कोण 1 बराबर कोण 3 के होंगे। सबसे पहला यहाँ पे जब रैखिक युग्म तो बनेगा ही, रैखिक युग्म बनेगा ना यहाँ पर। जैसे इसमें बना हुआ था कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 4, कोण 3 प्लस कोण 2, कोण 4 प्लस कोण 3, 4 रैखिक युग्म यहाँ पे बनेंगे। तो उसका जिक्र करना पड़ेगा कि हो गया है बात, हो गया। फिर यहाँ भी ऐसे होगा 7 प्लस 8, 7 प्लस 5, 5 प्लस 6, 6 प्लस 8। तो रैखिक युग्म तो आप समझ चुके हैं। अब सम्मुख कोण की जो बात की जा रही है, तो कोण 1 बराबर कोण 3, तो सबसे पहला बनेगा इसमें सम्मुख कोण। तो कोण के सामने वाले कोण को क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सम्मुख। क्या बोलते हैं? सम्मुख। कोण के सामने वाले कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं। याद रहेगा, कोण के सामने वाले कोण को सम्मुख कोण बोलते हैं। तो कोण 1 बराबर कोण 3 और सम्मुख कोण जो होते हैं वे आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। यह सम्मुख कोणों में संबंध हो गया। सम्मुख कोणों में जो संबंध है वह यह है कि क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। समझ रहे बातों को? अर्थात कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर 4, कोण 7 बराबर, कोण 8 बराबर 5। गुड। चलिए ये जो जोड़ा बन गया आपका, या किसका जोड़ा बन गया? सम्मुख कोणों का। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो अभी आपने क्या देख लिया? सम्मुख कोण देख लिया, रैखिक युग्म देख लिया। 2 चीजें देख लिए। रैखिक युग्म को हमने यहाँ लिखा नहीं है, लेकिन इसके पहले वाले मतलब बोर्ड पे जो लिखा था उसी के माध्यम से यह हो जाएगा। समझ में आएगी बात? अब अगला पॉइंट है आपका, अगला पॉइंट है आपका संगत कोण। क्या? संगत कोण।
क्या होता है? संगत कोण। संगत कोण का मतलब होता है, संगत कोण का मतलब होता है एक कोण यहाँ पर ऊपर वाला, ठीक है, और एक कोण नीचे वाला, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं संगत कोण के नियमानुसार। किसके नियमानुसार? संगत कोण के। तो संगत कोण के नियमानुसार 1 बराबर 8, कोण 2 बराबर 6, फिर कोण 1 बराबर कोण 7 होगा, कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 4 बराबर कोण 8, कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 6। ये जो 4 जोड़े आपको प्राप्त हुए हैं, या किसके हैं? संगत कोण के हैं, और आपस में बराबर है, तो संगत कोण के संबंध से आपस में बराबर है। समझ बातों को? संगत मतलब उसी के समान है। अभी यह ऐसे ही, मतलब ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ऐसे ही नहीं कह दिया गया कि ऐसे होते हैं। इसको देखा भी जा सकता है, देखिए कैसे, इसको देखा भी जा सकता है। यहाँ देखिए, मान लीजिए दो समानांतर रेखाएं हो गई, एक तिर्यक रेखा हो गया। इस कोण का मान 120 है, इस कोण का मान 120 है। तो हमने आपको इस कोण को ना बताया था कि ये भी 120 होगा, हैं? देखिए जब ये 120 है, यह कितना हो जाएगा? 120। सॉरी, हाँ 120 हो जाएगा, हो जाएगा 120 समकोण के माध्यम से। और एक नियम होता है जिसमें अंतः कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतः कोण। पहले इसका जिक्र कर लेते हैं। अब एक होता है अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः कोण, अंतः कोण का मतलब होता है कि समानांतर रेखाओं के बीच अंदर जो कोण बना होता है उसको क्या बोलते हैं? अंतः कोण बोलते हैं। समानांतर रेखाओं के बीच, समानांतर रेखाओं के बीच अंदर कितने कोण बने हैं? 4। कौन कौन? 4, 3, 7, 5। 4, 7 एक अलग हो गया, और 3, 5 अलग हो गया। तो ये 3 और 5 जो है मिलकर कितने कोण बनाते हैं? 180 का। कितने का बनाते हैं? 180 का। 3 और 5 मिले कितने के कोण बनाते हैं? 180 का। ठीक है, देखिए इसमें हर बिंदु पे फैक्ट है, और हर बिंदु का फैक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, तथ्य है। और याद रखने के लिए आपको बारंबार इसको प्रयास करना पड़ेगा, तब जाके आपको याद रहेगा। इन चीजों का क्या है कि सवालों में उपयोग करना होगा, तब जाके ये बातें आपको समझ में आएंगी। इतना आसानी से याद नहीं हो जाएगा। अब बैठ के इसको रटिएगा तो रटते रह जाइएगा। 3 और 5 मिलके कितने होते हैं? 180। तो उसी प्रकार ये कोण और एक कोण मिलके कितने हो जाएंगे? 180 हो जाएंगे। 120 और मिलके 180 हो जाएगा ना। किस नियम से? अंतः कोण से। बात अंतः कोण की हो रही है, एकांतर का बात कहां से कर दिए? एकांतर का तो अभी बातें नहीं हुआ है। 3 और 5 मिलके 180 है, तो 3 की जगह पे हमने लिख दिया 120। तो 5 कितना हो जाएगा? 5 कितना हो जाएगा? 60 डिग्री का। कितने का हो जाएगा? 60 डिग्री का। तो कितने का हो गया? 60 का। हो गया 60 का। जब यह 60 का हो गया तो यह कोण कितने का होगा? कितने का होगा? क्यों होगा? क्यों होगा? रैखिक युग्म नहीं है, रैखिक युग्म नहीं है ये। अभी आपको बताया गया ना कि रैखिक युग्म पर एक कोण, दो कोण मिलकर के 180, मतलब जो भी उसमें जोड़े बनते हैं उसका योग जो 180 होता है। तो ये 60 है और दोनों मिलके 180 मिलेगा ना, तो 120 नहीं हो जाएगा। तो जब यह 120 हो जाएगा, जब यह 120 हो जाएगा, तो यहाँ यह कहना गलत है कि कोण 1 बराबर कोण 5। नहीं, कोण 1 बराबर कोण 7। बोलिए, कोण 1 बराबर कोण 7 अगर हम लिखते हैं तो कोई दिक्कत है? तो आप ये ना समझे, आप ये ना समझे कि ऐसे ऐसे मुजबानी कुछ भी लिख दिया जा रहा है। कोण 1 बराबर कोण 7, कोण 8 बराबर कोण 2, ये ऐसे नहीं लिखा जा रहा है। उस सबके पीछे फैक्ट है, और इस सभी फैक्टों को जो है अभी दिखाया जाएगा। आप बीच में हबड़ाए नहीं, आपके दिमाग में कोई ऐसी वैसी बातें ना आए, इसीलिए मैंने छोटा सा नमूना आपको दिखाने का प्रयास किया है। इसमें
हर चीजों को दिखाया जा सकता है कि क्यों एक 3 के बराबर होगा, समझाया जा सकता है कि एक 3 के बराबर ही क्यों होगा, दूसरे किसी के बराबर क्यों नहीं होगा। ये सम्मुख यहाँ पे जो 120 के बराबर क्यों होगा, इसको भी दिखाया जा सकता है और दिखाया जाएगा और आपको दिखाने का प्रयास भी किया जाएगा। समझ गए ना बात आप? तो आप यहाँ पे अंतःकोण में क्या देखें, अंतःकोण में क्या देखें, समानांतर रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं वो अंतःकोण कहलाते हैं। समानांतर रेखाओं के बीच के जो कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अंतःकोण कहलाते हैं। और अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग कितना होता है, योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180। तो कोण 1 कोण 4 प्लस कोण 7 बराबर 180 और कोण 3 प्लस कोण 5 बराबर 180। दो को जोड़ा हो गया किसका, दो को जोड़ा हो गया किसका, अंतःकोणों का। याद रहेगा? बोलिए बोलिए बोलिए। तो आप देखिए जब पढ़ाई होती है तब तो लगता है कि याद रहेगा, लेकिन बाद में दिक्कतें होती हैं। तो कितना हो गया, 180 हो गया। तो हम लोग अंतःकोण देख लिए, संगत कोण देख लिए, सम्मुख कोण देख लिए और रैखिक युग्म देख लिए। अब एक पॉइंट इसमें बचता है, एक पॉइंट इसमें बचता है जिसकी जिक्र हम लोग अभी कर लेते हैं। ठीक है? तो एक पॉइंट जो बचता है उसका नाम है, उसका नाम है एकांतर कोण। कौन कोण? देख लेते हैं इसको भी, एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण जो है वह दो गो होता है, एगो बाह्य एकांतर, एगो अंतः एकांतर। क्या होता है, एक बाह्य होता है, बाह्य मतलब बाहर, और एक अंतः, अंतः मतलब अंदर भीतर। बाह्य अर्थात एक 6 के बराबर होगा, कोण 1 बराबर कोण 6। जैसे इसका नाम है एकांतर, एकांतर। तो इसके अर्थ को समझते हैं, एक के बाद एक का अंतर, एक के बाद एक का अंतर क्या कहलाता है, एकांतर। जैसे कि एक बाह्य है तो इसका बाह्य यहाँ पे 8 हो गया, लेकिन इसके बाद वाला अंतर 6 हो जाएगा। एक के बाद एक का अंतर, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं बोलूंगा वैसे मेरी उंगली की इशारे पर ध्यान दीजिएगा, नहीं तो जिंदगी बीत जाएगी और एकांतर कोण समझ में नहीं आएगी। बात क्लियर है? एक के बाद एक का अंतर क्या कहलाता है, एकांतर। समझ गए? एक के बाद एक का अंतर क्या कहलाता है, एकांतर। अर्थात एक बराबर कोण 1 बराबर कोण 6, मतलब कोण 1 का जो वैल्यू आएगा वह 6 का भी रहेगा। यहाँ पे 120 आया था, कितना आया था, जो भी, अगर यहाँ पे 120 है तो 6 भी 120 ही होगा। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की गरज नहीं है। जब अगर ऊपर आपको 120 प्राप्त हो गया और यहाँ आपका वैल्यू पूछ रहा होगा तो आप सीधे क्या लिखिएगा, 120। ठीक है? क्या लिखिएगा, 120 लिखिएगा। क्या लिखिएगा, 120 लिखिएगा। ठीक है? और इन्हीं सभी ये जो चीजें अभी सुबह में हम बात कर रहे थे कि जिसके पास छेनी हथौड़ी होगा वो छेनी हथौड़ी से काम करेगा, जिसके पास जो है ड्रिल मशीन होगा वो उससे ड्रिल करेगा, जिसके पास उससे भी खतरनाक मशीन होगा उससे वो करेगा। तो ये सभी चीज मशीनें हैं। ये जो भी चीजें आपको दी जा रही हैं, संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब औजार है। क्या है, औजार है। और इन्हीं औजारों के माध्यम से आप क्या करिएगा, रेखा गणित को छिन्न भिन्न कर दीजिएगा और आप अपने आप को साबित कीजिएगा कि आप लोग सिग्मा सेंटर वाले हैं। ठीक है? और एक बिंदु को तोड़ मरोड़ के, मतलब एक बिंदु जो रेखा कोण के में उठने वाले एक एक पॉइंट को तोड़ मरोड़ के उसको आप भूसा बना दीजिएगा, अगर आप ध्यान से बातों को समझते रहिए। ठीक है? और कोई पूछेगा तो कहिएगा कि हम लोग सिग्मा सेंटर वाले हैं, रेखा गणित को भूसा बना देते हैं। समझ गए? याद रखिएगा। चलिए, कोण 1 बराबर कोण 6 हो गया। और दूसरा कोण आप बताइए तो 2 बराबर 8। गुड। तो ये बाहर बाहर हो रहा है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बाह्य एकांतर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य एकांतर। क्या बोलते हैं, कंजूसी ना करें बोलने में। क्या बोलते हैं, आराम से, रिलैक्स, थोड़ा मतलब थोड़ा धीरे धीरे बोलना है। अब अंतः एकांतर,
यहाँ 4 है, क्या है? 4 है। और यह 5 है, क्या है? 5 है। तो एक के बाद एक का अंतर, एक के बाद एक का अंतर। फिर से देखिए, एक के बाद एक का अंतर, एक के बाद एक का अंतर, एकांतर। यहीं पे आप याद कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके दिमाग में भूसा नहीं भरा हो तो देखिएगा, भूसा बनाते बनाते अपने भेजा में मत भर लीजिएगा, ठीक है? नहीं तो बस दिक्कत हो जाएगा। कोण 4 बराबर किसके? कोण 5 के। और कोण 3 बराबर किसके? कोण 7 के। गुड। तो यह कौन सा हो गया? एकांतर अंतः, एकांतर अंतः हो गया, ठीक है? तो सब मिला जुला के हम इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि कोण के अब इससे ज्यादा प्रकार नहीं होते हैं, ठीक है? अगर मतलब ऐसे घमंड से तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं पूरे गर्व और गुमान के साथ बोल रहा हूं कि अभी जितने दिन आपकी क्लास चलाए गए हैं, अब इससे ज्यादा कोण आपके मतलब क्या है कि कहीं नहीं आएगा। 10th लेवल तक की बात कौन करे? अब मतलब अगर फिजिक्स की बात की जाए तो विचलन कोण, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, ये सब चीजें आएंगी। लेकिन ये सब चीजें भी, विचलन कोण, परावर्तन कोण और अपवर्तन कोण जो फिजिक्स में आपको मिलती हैं, वे सभी चीजें भी इन्हीं से जुड़ी हुई हैं। अगर यहाँ ही कंप्लीट रहा तो उधर परावर्तन कोण में भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। याद रखिएगा ये बात, कोई तकलीफ नहीं होगा यदि ये सभी चीजें कंप्लीट रही। तो मेरे हिसाब से जो है 10th लेवल तक की तो बात हो ही गई। इसके अलावा यदि भविष्य में आप किसी भी प्रकार की नौकरी के लिए भी अगर तैयारी करना चाहते हैं तो आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। आपको इतना लेवल दिया जा चुका है, आपको इतना लेवल दिया जा चुका है जिससे कि आप आगे वाला अपना मतलब घर बना सकते हैं। जैसे कि नींव खड़ा करके, नींव के ऊपर पिलर बना करके, पिलर के ऊपर छत ढाल करके, और छत ढालने के बाद भी हर पिलर में से जो क्या है, क्या कहता है कि मतलब छड़ जो है निकाला जाता है कि आगे भी अगर घर बनाना हो तो उसी छड़ से बांध करके घर बन जाए। अच्छा, 2 मंजिले इमारत भी आप बना सकते हैं। हमने आपका नींव और 1 मंजिला इमारत बना दिया और छड़ भी निकाल दिया है। अब इसके आगे की जो आपकी मतलब पढ़ाई करनी है, या इसके आगे तो कोण के विषय में कुछ होता ही नहीं है। अब ये तो पूरा हो गया, मतलब एकदम गणित में जितना कोण होता है उस सब के विषय में यहाँ बात हो गया। अब कहीं 1 2 को 2 4 को कहीं छूटा उठा, 2 4 को कहाँ, एक से 2 भी नहीं मिलेगा आपको छूटा हुआ, क्योंकि हम लोग ढूंढ के सब देख चुके हैं। लेकिन आदमी इंसान ही है। आदमी जो है मतलब क्या है कि भगवान के द्वारा बनाया गया है, इंसान है, कहीं 1 2 छूट भी सकता है। मशीन तो है नहीं कि हर एक बिंदु जो है पकड़ लेगा, या गूगल तो है नहीं भाई, ठीक है? तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए मुझे लग रहा है कि आपने अभी तक जो कुछ भी पढ़ा यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद की जो क्लास है, वो अब हम लोग की चलने वाली है किसकी? त्रिभुज की। थोड़ा एक मिनट थोड़ा तीन रेखा वाला भी बात कर लिया जाए। त्रिभुज की चलने वाली है, ठीक है, लेकिन 3 रेखा वाला भी बात कर ले। कितना मिनट का वीडियो हो रहा है? ज्यादा लंबा तो नहीं हो रहा है ना? देखिएगा कितना मिनट हो रहा है, मिनट दिखा रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 5 मिनट और टाइम देते हैं। चलिए, तो 2 रेखा वाली हो गई। अब देखिए थोड़ा 3 रेखा वाली बात कर लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ जो है समानांतर रेखा हो गया। अब जब 2 तिर्यक रेखा होगा, देखिए इधर 2 तिर्यक रेखा होगा तो यहाँ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है? जैसे आपने सिंगल वाला बात किया था, जैसे आपको सिंगल वाला बात किया था, आपने देखा ना कि सिंगल मिला के डबल हो गया, और डबल मिला के ट्रिपल, और मतलब 4 हो जाएगा। बस वही, कुछ नहीं रिलेशन करने हैं इसमें। जब ये रेखा इस रेखा के समानांतर होगी और ये तिर्यक रेखा होगा, ठीक है? तो जो रिलेशन इन दोनों के बीच अभी हमने डिस्कस किया है, वही रिलेशन इन दोनों के बीच में डिस्कस होगा। एकदम सेम चीजें हैं, संगत, मतलब 3 ही प्रकार के 4, मतलब एक रैखिक युग्म बनेगा, सम्मुख कोण बनेगा, संगत कोण बनेगा, एकांतर अंतर कोण बनेगा, और अंतः कोण बनेगा। बस मतलब वही जब एकांतर बोल दिए हम, सॉरी नहीं, एकांतर अंतर बोले हैं, ठीक है? तो एकांतर अंतर हो गया और एकांतर बाय हो गया। इसी तरीके से इसमें भी काम होगा। रेखाएं 2 हो या रेखाएं 3 हो, उससे कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। 3 भी रेखा होगा तब भी वही सब काम होगा, कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। हालांकि ऐसे जब सवाल आएंगे तो वहां पे तो हम लोग बात करेंगे ही, जो बात करना है उसके हिसाब से हम लोग बात करेंगे ही। तो ये जो चीजें हो गई, ये आपका मतलब मेरे ख्याल से जो है अभी तक समांतर रेखा वगैरह वाला लगभग काम पूरा हो चुका है। अब कुछ इसमें बचा है नहीं।
ठीक ठीक है ना। अब इसके ऊपर जब सवाल आप लोग बनाइएगा चैप्टर का, जब चैप्टर का आप सवाल बनाइएगा तो उसके जिक्र हम करेंगे। थोड़ा देखिए तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे थे, जल्दी कीजिए, देखा जाए इसमें बनाने वाला है कि नहीं उदाहरण। चलिए जैसे कि हाँ देख लीजिए 6.1 की पूछ रहे थे ना आप, 1 नंबर क्वेश्चन पूछ रहे थे। देखिए यहाँ पे अब एक उदाहरण के रूप में एक सवाल देख लीजिए कि अभी तक जो आपने पढ़ा है उसके हिसाब से सवाल की क्या औकात है। आपने जितना पढ़ लिया, आपका लेवल जितना ऊंचा है, उस लेवल के हिसाब से यह सवाल कुछ नहीं है, नथिंग है एकदम बिल्कुल। भले ही आपने प्रैक्टिस नहीं किया इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखिएगा सवाल है कि एक AOB एक रेखा है, क्या है? आपको लग रहा होगा कि आपको याद नहीं है। देखिए आपको लग रहा होगा कि इतना कुछ ज्यादा पढ़ा दिए, याद नहीं है, ऐसा लग रहा होगा कि याद नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सब दिमाग में नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन देखिएगा अभी कैसे दिमाग में आ रहा है, क्योंकि हम आपके दिमाग में ओरिजिनल बैठाते हैं, डुप्लीकेट काम नहीं होता। ठीक है, तो AOB क्या है? सरल रेखा है। रेखा AB और CD बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती हैं, AB और CD। अब यहां से एक CD रेखा कट रही है, CD रेखा कट रही है जो O बिंदु पर क्या कर रही है? प्रतिच्छेद कर रही है। तो अब दिया है इसमें AOC, यह कोण प्लस BOE, BOE यहाँ पे प्रतिच्छेद कर रही है, तो E अभी यहाँ से निकालना पड़ेगा। प्रतिच्छेद कर रही है, BOE यहाँ पे निकालना पड़ेगा। चलिए ठीक है, AOC को 1 मान लीजिए, माना AOC बराबर 1, फिर कोण BOE बराबर 2, BOE बराबर 2। तो 1 और 2 मिल करके क्या क्या दे रखा है? 70 डिग्री। कहाँ दिया है? प्रश्न में या प्रश्न से लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, या दिया है लिखिए, दिया है भी आप लिख सकते हैं। दिया है तो प्रश्न में ही दिया है, क्योंकि हम जो भी सूचनाएं यहाँ प्राप्त कर रहे हैं प्रश्न से ही प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, और BOD बराबर 40 डिग्री है। BOD बराबर कितना है? 40 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। BOD बराबर कितना है? 40 डिग्री। अभी देखिएगा आप लोग, आपने क्या सीखा है अभी आपको पता चलेगा। अब आपको बताना है कि BOE बताना है। क्या बताना है? BOE, कोण BOE बराबर क्या होगा? BOE बराबर क्या होगा आप बताइए। अब 2 का मान कैसे बताइएगा? यह 40 है और 1 और 2 मिलकर कितना है? 70 है। तो आपको सबसे पहले अब यह जानना होगा, कि सरल रेखा है। जब सरल रेखा है और इसमें तो 2 रेखाएं कट नहीं रही है, पहचानना पड़ेगा, सवाल को पहचानना पड़ेगा। पहले सवाल क्या, सीधा बैठिए, सवाल को क्या करना पड़ेगा? पहचानना पड़ेगा। पहचान लीजिएगा सवाल कैसा है, किस टाइप वाला कोण में है। आपने कोण का तीन टाइप देखा है ना, एक मापन के आधार पे देखा है, एक आसन्न कोण के आधार पे देखा है, 2 टाइप हो गया। तीसरा टाइप आपने देखा कि एक रेखा दूसरी रेखा को काट रही थी, और चौथा टाइप आपने देखा कि 2 रेखा एक समांतर दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही थी, देखा ना आपने। अब बताइए यह किस टाइप वाला में का है? एक रेखा को काट रही है, एक रेखा को काट रही है, उसी टाइप का है। जो वही आप देख रहे हैं, इसको अलग से जोड़ दिया गया, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। अगर इसको भी यहां से मिला दिया जाए तो भी बात वही है, रैखिक युग्म का ही बात है। तो कोण 1 हम लोग को मान किसका निकालना था? BOE का, कोण BOE का, और प्रतिवर्ती कोण COE का वैल्यू पुट करना है। ठीक है, चलिए इसको रखे रहेंगे, नहीं तो क्योंकि मान लीजिए मंजिल जहां होती है उसी के हिसाब से रास्ता चूज किया जाता है। हमको BOE निकालना है या COE निकालना है। तो अगर मैं सीधा कहूं COE की बात मैं करूं तो 1 और COE और 2 मिलकर के 180 होंगे। तो पहले COE को ही देख लेते हैं। तो देख लेते हैं, 1 और COE और 2 मिलके 180। तो 1 और 2 कितने हैं? 70। तो 180 में से 70 घटेगा, कहानी खत्म। कलम भी उठाने की गरज नहीं है। 110 डिग्री आ गया, किसका? COE का वैल्यू आ गया। लेकिन हम लोग को आंसर किसकी निकालनी है? प्रतिवर्ती COE का निकालनी है। प्रतिवर्ती देखिए गलत हो रहा है, प्रतिवर्ती COE का वैल्यू निकालना है। तो प्रतिवर्ती के विषय में हमने आपको बताया था, प्रतिवर्ती कोण किसे कहते हैं? 360 में से घटा दिया जाता है, प्रतिवर्ती कोण निकल जाता है।
360 माइनस घटा देता है 360 में से 110 मतलब घटा दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा? प्रतिवर्ती। अर्थात आपका आंसर हो जाएगा, पहला आंसर आपका हो जाएगा प्रतिवर्ती कोण CO इज इक्वल टू 360 माइनस 110 कितना हो जाएगा? 250 डिग्री होगा। यह एक आंसर दिया होगा। ठीक है, अब देखिए अब BOE निकालना है। BOE अब देखिए तो BOE किस रेखा पे है, किस सरल रेखा पे बन रही है? अब 110, 2 और 40 तीनों मिलके एक सरल रेखा का रचना कर रहे हैं। रैखिक युग्म पहचानना होगा, रैखिक युग्म पहचानना होगा। क्या करना होगा? रैखिक युग्म पहचानना होगा। तो 110 और 2 और 40 तीनों मिलके कितने हो जाएंगे? 180। अब 180 में से 150 घट जाएगा तो 2 कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। तो BOE कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ठीक है, तो बिना ढक्कन खोले भी आप आंसर निकाल सकते हैं। अब रही बात अब इसको सजा के लिखने की तो सजा के लिखने के लिए अब देखिए कैसे लिखना होता है। मान लीजिए ये तो अब निकाल लिए। रेखा कोण की यही खासियत है कि बनाने से पहले ही दिमाग में माइंड मैप बन जाता है कि हमको कैसे बनाना है। अब हम लिखेंगे कि AOC सरल रेखा है, AOC सरल रेखा है। तो क्या होगा? कोण 1 प्लस कोण COE प्लस कोण 2 माने थे ना इसको। चलिए अभी सब मिटा दीजिए। अरे BOE मानिए या 2 माने थे ना हम इधर, तो क्या दिक्कत है? बराबर 180। तो कोण 1 और कोण 2 मिलके कितने हैं? 70 दिया है ना। तो COE का वैल्यू निकल जाएगा ना। तो कोण COE बराबर 110 बना तो हम लोग चुके हैं पहले से ही। अब प्रतिवर्ती लिख करके जो भी हमने बात यहाँ लिखा है उसको लिख लेंगे। प्रतिवर्ती बराबर 250 आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा एक आदमी तब तक आंसर देख ले तो आंसर सही है गलत? सही है, चलिए ठीक है, देख चुके हैं। चलिए अब दूसरा हम लोग को BOE का वैल्यू निकालना है। तो दूसरा क्या लिखेंगे कि COD एक सरल रेखा। यहाँ पे 180 आया तो लिखना पड़ेगा रैखिक युग्म से। ठीक है ना। अब COD सरल रेखा है, इसलिए कोण BO COE प्लस कोण 2 और प्लस कोण प्लस 40 बराबर कितना हो जाएगा? 180। किस नियम से? रैखिक से। बस COE का वैल्यू आप पुट कर दीजिए 110, कोण 2 प्लस 40 बराबर 180, कोण 2 बराबर कितना आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। और आपका आंसर प्राप्त हो गया। तो लिखने का भी तरीका आप देख लिए, समझने का भी तरीका देख लिए। अर्थात अब आप किस नतीजे पहुंचे कि जब भी सवाल मिले तो सवाल को पहचानिए कि वह किस कंटेंट पर है, किस तरीके पर है। उस कंटेंट को पहचानने के बाद उस तरीके का इस्तेमाल करके पहले माइंड मैप बनाइए। ध्यान दीजिए, क्या बनाइए? माइंड मैप बनाइए। दिमाग में आप उसकी संरचना बनाइए, ढांचा बनाइए कि आप कैसे बनाएंगे तो कैसे आंसर आएगा। अगर आपको माइंड मैप बनाने में शुरू में प्रॉब्लम हो रहा है, आपके दिमाग में बातें नहीं बैठ रही हैं, नहीं बन पा रही, तो थोड़ा सा कलम कॉपी का भी इस्तेमाल कर लीजिए। लेकिन धीरे धीरे 2 4 5 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बाद आपके दिमाग में खुद ब खुद सारी बातें बनने लगेंगी। और उसके बाद आप देखते ही आंसर बता दीजिएगा। भले ही इसकी भाषा तैयार करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आंसर तो आप चुटकी बजा के निकाल दीजिएगा। AOC, हाँ चलिए ठीक है, AOB होगा तो कोई बात नहीं। ये तो ऐसा मिस्टेक है जो क्या है कि मतलब B में C कॉमन मिस्टेक कहा जा सकता है इसको। जब C इसमें है ही नहीं तो हम C कैसे लिख देंगे? AOB ही लिखना चाहिए। लेकिन ठीक है, यहाँ कॉन्सेप्ट समझना, शिक्षक का काम कॉन्सेप्ट समझाना होता है। थोड़ी सी लेखन में इधर उधर बोलेगा, भले ही बोले होंगे कहीं B या मतलब जैसे, लेकिन लिखने में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है। क्योंकि मकसद क्या होती है? समझाना मकसद होता है, समझाना मकसद होता है। मकसद ही नहीं होता है कि एक बिंदु मतलब सही तरीके से मिल जाए। समझाने वाला कार्य यहाँ पे सबसे फर्स्टली आपके दिमाग में कंटेंट बैठाना होता है, इसीलिए थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है। चलिए उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि जब कभी भी सवाल मिले तो सवाल को पहचानिए। सवाल को पहचानने के बाद उस किस तरीके का है उसके पैटर्न पर आप उसको बैठाने की कोशिश करिए। अपने दिमाग में माइंड मैप बनाने की कोशिश करिए। और उस माइंड मैप बनाने के बाद रफ कॉपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रफ पर उसका सेटिंग बैठाइए और तब उसके बाद उसको
मतलब अच्छे से बना करके सर जी को मतलब दिखाइए या खुद दिखा। गणित तो एक ऐसा चीज़ है जिसको बनाने के बाद खुद ऐसा एहसास हो जाता है कि हमने जो बनाया है वो सही है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बिल्कुल संतुष्ट कर देता है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स जो बनाता है वो खुद पहले संतुष्ट होता है, तब उसके मैथमेटिक्स के बनाने के तौर तरीके को देख करके कोई दूसरा संतुष्ट होता है। हम लोग भी बहुत सारा गणित बनाते हैं, तो हमको इसका जो भी अनुभव है हम उस अनुभव के आधार पर आपको बता रहे हैं कि जब गणित बनाई जाती है तो ऐसा लगता है कि हाँ हम परफेक्ट हैं तब तो ठीक है, अगर परफेक्ट नहीं होते हैं तो थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ अब मैंने आज का क्लास आपका समाप्त किया। अब हम अगले क्लास में आपके साथ मिलेंगे त्रिभुज के साथ, और त्रिभुज की एक एक अंडा लार्वा बच्चा को आपके सामने खोल के रख देंगे, और उसी में आपको क्या है कि कोण और कोण के बीच मतलब कोण पढ़ने उढ़ने के भी मतलब विषय में भी मुझे पता है कि इतना सब कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, लेकिन फिर भी उनको कोण पढ़ने में दिक्कत होता है कि AOC कैसे है, क्या है, क्या है, दिक्कत होता है ना, ये उसी कहाँ है, क्या है, कैसे है। तो इसको पढ़ने में दिक्कत कब नहीं होगा, जब आप 2-4-10 बार जो है क्वेश्चन बनाइएगा, जब बार बार आप उसी में रहिएगा, बार बार कोण को पढ़िएगा और उस कोण को लिखिएगा, उसको पहचानिएगा, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिए सब चीज़ें तो एक तरफ है, सब चीज़ें एक तरफ है, लेकिन अभ्यास एक तरफ होता है। जो चीज़ें आपको प्राप्त है, जो चीज़ें आपको मालूम है, जो चीज़ें आपके पास है, उसकी देख रेख करना पड़ता है। यह बोर्ड है, इसकी देख रेख नहीं किया जाए, रोज इसको सर सफाई नहीं किया जाए, रोज इस पर काम नहीं किया जाए, तो यह 2 महीने के बाद टूट जाएगा, पुराना हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कोई भी चीज़ें जो चलती रहती हैं वही सही होती हैं, उसको रोक के रख दिया जाए तो खराब हो जाती हैं। उसी प्रकार विद्या है, और वैसे भी कहा भी गया है कि सत्येन रक्षते धर्मो विद्या योगेन रक्षते मिर्जाया रक्षते रूपम कुलम वृत्तिन रक्षते। सत्य की रक्षा धर्म करने से होती है, रूप की रक्षा हमेशा स्नान आदि ध्यान करने से होती है, साफ सुथरा रहने से होती है, और विद्या की रक्षा हमेशा योग करने से, अभ्यास करने से होती है, और खानदान की रक्षा अच्छे कार्य करने से होती है, ठीक है। यह मतलब एक बहुत ही सुंदर श्लोक है, जिसके अर्थ के माध्यम से भी आपको अभ्यास करना चाहिए। और बहुत सारी बातें हैं अभ्यास के ऊपर, बहुत सारी बातें हैं अभ्यास के ऊपर, बहुत सारे दोहे हैं, बहुत सारे श्लोक हैं, बहुत सारी मोटिवेशनल बातें भी हैं आपको क्या करने के लिए, अभ्यास के ऊपर, कि अभ्यास करना बहुत जरूरी है। अभ्यास बहुत बड़ा चीज़ होता है, अभ्यास इंसान को बहुत आगे मतलब पहुंचा देता है, ठीक है। चलिए इसी के साथ आज की ये वीडियो समाप्त होती है, और फिर हम लोग अगले क्लास में त्रिभुज के साथ मिलेंगे, और त्रिभुज का पूरा अंडा लार्वा बच्चा आपके पास निकाल के दिखा दिया जाएगा। दूसरा चीज़, आप अभी तक जितना पढ़े हैं सबका नोट्स बना करके अच्छे से आप हमको दिखाइएगा, उसको देखा जाएगा कौन कितना सुंदर बेहतर नोट्स बना रहा है और कौन कितना कमांड कर पा रहा है, ठीक है।